सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट नंबर 3 को, दैट इज़ आपका लॉस ऑफ मोशन। नाउ ये वाले टॉपिक जो हैं ये आपके बोर्ड में दिए गए हैं। नाउ अगर आप देखोगे अगेन वेटेज की अगर मैं बात करूँ, 7 मार्क्स ये वाला यूनिट वेटेज आपका कैरी करेगा। एंड इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वन इज़ आपका ये वाला पार्ट जहाँ पे आप जनरल लॉस ऑफ मोशन की बात करोगे। फिर दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे ये वाला हमारे पास रहेगा, दैट इज़ जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। सो बेसिकली फ्रिक्शन आएगा। एंड नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आएगा दैट इज़ सर्कुलर मोशन। सो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, लॉस ऑफ मोशन, देन आपका फ्रिक्शन, देन आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन। सो 3 लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे किसके, यूनिट नंबर 3 के। सो बेसिकली जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 था वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड मतलब जो भी बेस कैलकुलेशन में आपको रिक्वायर होती है वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। सो 3 लेक्चर्स मतलब मेरे हिसाब से इसके यहाँ पे बनेंगे। नाउ अगर हम नोट्स की बात करें, नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे मेन्यू आइकन मिलेगा ऐप में। जब आप मेन्यू आइकन पे जाओगे फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल में आपको जाना होगा, वहाँ पे मैंने 11 फिजिक्स के नोट्स डाल दिए हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम पहले हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे, व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास होता क्या है, जब भी आप इस यूनिट को पढ़ते हो आप क्या करते हो, आप बेसिकली फोर्स को क्या करते हो, बेसिकली आप उन फोर्स को ब्रेक करते हो या फिर अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म में कंपोनेंट्स के अंदर उन फोर्स को आप देखते हो। फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास होता क्या है कि जितने भी फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, सो हम उन फोर्सेस को क्या करते हैं, हम उन फोर्सेस को बेसिकली सेपरेट वे में मतलब दिखाते हैं। मतलब जितने भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं, चाहे मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस हो या फिर रिएक्शंस जनरेट हो, या मतलब फोर्स लगने के कारण वापस से जो रिएक्शन डेवलप हो रही है, या फिर कोई भी मूवमेंट बॉडी के ऊपर लग रहा है। अच्छा, सो उन सब चीज़ों को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। उस डायग्राम को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आप ऐसे दिखाते हो कि आपने क्या अप्लाई किया, आपने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। क्या आपने किया, इस बॉडी के ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया जिसको हम अप्लाइड फोर्स एप कहेंगे। नाउ ये बॉडी ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे पास किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगी। फॉर एग्जांपल लेट ये बॉडी जो है ये ग्राउंड के ऊपर लाई कर रही है। किसके ऊपर लाई कर रही है, ग्राउंड के ऊपर लाई कर रही है। सो होगा क्या, ये जो बॉडी है जहाँ पे इस बॉडी का कांटेक्ट है किसके साथ, सरफेस के साथ, सो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, इनकी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। सो उस फ्रिक्शनल फोर्स को आप ऐसे दिखाते हो। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ होता है ये इस अप्लाइड फोर्स एफ को क्या करना चाहता है, रेजिस्ट करना चाहता है। सिमिलर वे में आपको एक और चीज़ पता है कि ये जो बॉडी हमारे पास है इसके ऊपर क्या होगा, इसका अपना मैस होगा। एंड उस मैस के कारण इस बॉडी के ऊपर वेट लग रहा होगा। एंड वेट जो हमारे पास है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। एंड इसी वेट को रजिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये वेट इसको नीचे खींच रहा है, क्लियर, यानी कि ग्रेविटी एक टाइप से इसको नीचे खींच रही है। सो अगेन यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस इसको क्या करेगी, इस फोर्स को भी रजिस्ट करेगी, जिसको आप क्या कहते हो, नॉर्मल फोर्स एन या फिर आर। सो इसको आप नॉर्मल रिएक्शन एन या फिर आर कहते हो। सो ऐसे आप क्या करते हो, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें, फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। सो फिर इन चीज़ों को आप ऐसे मतलब दिखाते हो, क्लियर। इन चीज़ों को आप एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हो, क्लियर। सो इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इन शॉर्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास पहला ही टॉपिक जो है दैट इज फोर्स। फोर्स एवरीबडी नोज, फोर्स हमारे पास या तो पुश होता है या तो पुल होता है, क्लियर। पुश मतलब ये कंप्रेशन होगा, पुल मतलब टेंशन डेवलप होगा। सो फोर्स आपके पास 2 फॉर्म में होगा, या तो आप किसी बॉडी को क्या करोगे, पुश मीनिंग आप बॉडी को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। सो पुश की जगह हम कंप्रेशन भी लिख सकते हैं, सी इन शॉर्ट। सिमिलरली आप किसी बॉडी को खींच रहे हो यानी कि पुल कर रहे हो, उस बॉडी को आप क्या दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो, इन शॉर्ट टी। सो हमारे पास
फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, या फिर आप कहोगे कंप्रेशन या टेंशन किसी बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉक्स है यहाँ पे, और ये इस बॉक्स को क्या करना चाहती हैं, ड्रैग करना चाहती हैं यहाँ पे, मीन्स ये इसके ऊपर क्या कर रही हैं, पुल अप्लाई। सो इन शॉर्ट आप कहोगे यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। सिंपली ये इस ट्रॉली को क्या कर रही है, पुश कर रही है, सो ये इसको कंप्रेस भी कर रही है, ऐसा भी आप कह सकते हो। सो ये इसको क्या करना चाहती हैं, ये इसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई कर रही है, या फिर ये इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है। सो इन शॉर्ट पुश और पुल जो आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करोगे, बट याद रखिएगा विच ईदर चेंजेस और टेंडर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, एंड दैट थिंग इज नोन एज फोर्स। यानी कि आपका मेन एम क्या है, आपका मेन एम है कि आप क्या कर रहे हो, ये जो बॉडी हमारे पास है इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन आप क्या करना चाहते हो, आप इसको चेंज करना चाहते हो। मतलब अगर ये रुकी हुई है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, ये चलना स्टार्ट करेगा, या फिर कोई चीज़ चल रही है, भाग रही है, आप इसको पकड़ना चाहते हो। क्लियर। सो इन शॉर्ट पुश या पुल, कंप्रेशन या टेंशन, हमारे पास जो भी फोर्स होता है उसका मेन एम क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो स्टेट है उसको चेंज करना, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन हमारे पास। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। देखिए फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी बॉडी के ऊपर। क्लियर। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। नाउ एवरीबडी नोज, कोई भी बॉडी हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा ये मेरे पास कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी को मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को मैं कंप्रेस करूँगा, इस बॉडी को मैं क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, सो होगा क्या, इसमें ऐसे चेंज आएगी, इसमें क्या होगी, ऐसे चेंज आएगी जब आप इसको कंप्रेस करोगे। सो ये वाला जो डायमेंशन है ये इसमें दबेगा, एंड ये वाला जो डायमेंशन है ये इसमें इलोंगेट होगा। सो ऐसे आप किसी बॉडी में चेंजेस लाते हो, या फिर किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, किसी बॉडी को आप ऐसे खींच रहे हो, दो साइड से आप बॉडी को खींच रहे हो, सो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में इलोंगेशन होगी। क्लियर। अच्छा, सो ये वाली एक्सिस जो है ये बढ़ जाएगी, यानी कि बॉडी आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये वाली बॉडी आपको कुछ ऐसे दिखेगी जब आप इसको इलोंगेट करोगे। सो ये वाली डायमेंशन कम होगी एंड ये वाली डायमेंशन इसमें बढ़ जाएगी। सो फोर्स के अलग अलग इम्पैक्ट्स हमारे पास होते हैं, यानी कि फोर्स किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। नाउ वो जो शेप चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, नाउ वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपने देखा फोर्स का इफेक्ट क्या है, बॉडी की शेप चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। नाउ अब आप क्या देख रहे हो, या फिर बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर मोशन हो ना, वो जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ रहा है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट फोर्स का लगेगा डिपेंड्स ऑन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहला हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स कितना हमारे पास मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जांपल कम मैग्नीट्यूड का है कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स F1 या फिर F2 आप कहोगे 100 न्यूटन फोर्स। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये वाला फोर्स जो है फोर्स 2 वो ज़्यादा है। सो इसका मतलब आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिया। क्लियर। 100 वैल्यू जो है ये क्या डिनोट कर दिया, या फिर 10 वैल्यू ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है। सो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी के ऊपर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, सेम बॉडी के ऊपर आप दूसरी कंडीशन में 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे, सो इस कंडीशन में उसमें काफ़ी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा है फोर्स का। फिर नेचर ऑफ फोर्स, आप बॉडी के ऊपर पुश लगा रहे हो या फिर आप बॉडी को क्या कर रहे हो, बॉडी को पुश कर रहे हो कि पुल कर रहे हो, यानी कि बॉडी को आप कंप्रेस कर रहे हो कि टेंशन दे रहे हो, सो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस एक्सिस के अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वही मतलब किस एक्सिस के अलोंग आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो देयरफॉर जो भी चेंज एक बॉडी में आती है उसका रेस्ट चेंज होना, मतलब उसकी मोशन की कंडीशन चेंज होना, शेप चेंज होना, साइज चेंज होना, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, न्यूटन ऑलरेडी हमने देखा। सीजीएस यूनिट की बात करें, डाइन यूनिट नंबर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी है। एंड 1 न्यूटन जो होता है इट इज़ 10⁵ डाइन। फिर 1 kgf की अगर हम बात करें, 1 kgf हमारे पास होता है 9.8 न्यूटन। सो ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हैं, इनको हमने पहले ही यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर स्टडी किया हुआ है।
नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे जा रहा हूँ, मे बी आपको लग रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, एंड जो हमारे पुराने यूनिट थे यूनिट 1 एंड 2 थोड़ा बहुत उनमें भी इनका डिस्कशन हमने किया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, देखिए यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर ये तो या तो 2 मार्क का देगा या फिर एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताएगा, क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास है। टाइप्स ऑफ फोर्स, देखिए वन थिंग विच आई फॉरगॉट हियर कि ये वाला जो यूनिट है, अगर हम पार्ट 1 की बात करें, यहाँ पे आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं PYQs में। देखिए आपसे पूछा जाएगा बताइए इनर्शिया क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का ध्यान रखिएगा, फोर्स के ऊपर या फिर इम्पल्स के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फिर इनकी बेसिकली स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेशंस आपको बताएगा, या फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन या फिर रॉकेट प्रपल्शन क्या होता है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। सो ये पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सो टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि फोर्सेस कब डेवलप हो रहे हैं, जब बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट डेवलप हो रहा है। द फोर्सेस विच डेवलप ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़, अगर दो बॉडीज़ क्या है, बॉडी ए एंड बॉडी बी कॉन्टैक्ट में है तब ये फोर्स डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगी इनके बीच। सो यहाँ पे जहाँ पे दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करती है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी के टायर, गाड़ी जो है, गाड़ी के टायर किसके ऊपर चल रहे हैं, रोड के ऊपर। सो जहाँ पे टायर एंड रोड कांटेक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। सो इन शॉर्ट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी। एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स या फिर टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब जब आप किसी बॉडी को टच करोगे, चाहे आप टेंशन दो इसको, कंप्रेशन दो, या फिर नॉर्मल फोर्स जो आपके पास है, या फिर ईयर रेजिस्टेंस, इनकी कोई बॉडी चल रही है, इसको ईयर यहाँ पे रेजिस्ट करना चाहता है इसका मोशन, या फिर अप्लाइड फोर्स, कंप्रेशन, टेंशन, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, जो भी आप अप्लाइड फोर्स दे रहे हो ये सभी होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जिसमें आप किसी को धक्का दे रहे हो या फिर किसी को खींच रहे हो, या फिर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, या फिर ईयर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। सो दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, इनको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा बट फोर्स फिर भी लगेगा। फॉर एग्जांपल अर्थ हमारी, अगर आप ऊपर किसी बॉल को फेंक रहे हो, नाउ शिटल, ये बॉल जब ऊपर जाती है इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, यानी कि वेट इस बॉडी का जो कि इसको नीचे लाता है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर आप चार्जेस को देखते हो, दो चार्जेस आपके पास हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरी नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसी कांटेक्ट की वजह से नहीं लग रहा है, दोनों बॉडीज या फिर दोनों चार्जेस दूर दूर हैं बट स्टिल इनके बीच फोर्स डेवलप हो रहा है। या फिर कोई बॉल आप ऊपर फेंक रहे हो, नीचे अर्थ है, सो इस बॉल एंड अर्थ के बीच फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो ऐसे फोर्स को आप क्या कहते हो, नॉन कॉन्टैक्ट, जो बगैर किसी कॉन्टैक्ट, बगैर टच किए हुए डेवलप हो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सो ये सारे फोर्स क्या हैं, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर आपको याद रखना है यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एफ जी इज टू एफ डब्ल्यू इज टू एफ ई इज टू एफ एस हमारे पास, क्लियर। अच्छा, जो एफ जी यहाँ पे है इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एफ डब्ल्यू यहाँ पे है इट इज़ वीक फोर्स, एफ ई यहाँ पे है इट इज़ इलेक्ट्रिकल फोर्स, एफ एक्स जो यहाँ पे है इट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ ये कितने खतरनाक हैं यहाँ पे आप समझ सकते हो। देखिए अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करूं, कंपेयर करूं, सो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 1, अच्छा फिर 10 रेज़्ड पावर 25, 10 रेज़्ड पावर 36, 10 रेज़्ड पावर 38। सो यहाँ पे बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने वैल्यू क्या लिया है, 1 रेशियो में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 36। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो 1:2, मतलब कोई चीज़ 2 टाइम्स है इसके बराबर, या फिर आप कहोगे 1 जो है इट इज़ हाफ ऑफ दिस, क्लियर। आपके पास है ए एंड बी, आपके पास है A:B, ए आपका 1 फॉर एग्जांपल, बी आपका 2, सो आप कहोगे बी जो है वो 2 टाइम्स है ए के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास होता है ये
10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये इसका मतलब है। या फिर अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, इट इज़ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दिस। या फिर इसको और इसको कंपेयर करोगे, देखिए डिफरेंस कितना है इनमें, 10⁻2 का, क्योंकि एक है 10⁻38, दूसरा क्या है 10⁻36। सो कितना डिफरेंस है 10⁻2। मीन्स जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 10⁻2 टाइम्स ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कंपैरिजन में। सो ऐसे आप कंपैरिजन दिखा सकते हो। सो ऐसे देखिए, एफ एस दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज टू एफ ई दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये कितना 10⁻38, ये कितना 10⁻36। सो डिफरेंस इनमें कितना 10⁻2। सो ये है 10⁻2 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दैट इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कंपैरिजन में भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। देयरफॉर वीकेस्ट फोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज़ बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ फोर्स जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ फोर्स। इनको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर्स में ये टर्म्स डिटेल में पढ़ी हैं। क्या, कोप्लेनर वेक्टर आपने वहाँ पे पढ़ा, कोलिनियर वेक्टर आपने वहाँ पे पढ़ा, कनकरंट वेक्टर आपने वहाँ पे पढ़ा। बस यहाँ पे कौन सा वेक्टर हम ले रहे हैं, फोर्स वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो बस डेफिनेशन सेम रहेगी, वेक्टर की जगह यहाँ पे फोर्स आएगा। सो कोप्लेनर, बताइए कोप्लेनर फोर्स हमने क्या देखे थे, या फिर कोप्लेनर वेक्टर। सो हमने देखे थे वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन। कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में अगर लाई करेंगे वेक्टर्स, यहाँ पे अगर एक ही प्लेन में फोर्सेस होंगे सो उनको क्या कहेंगे, कोप्लेनर। कोलिनियर फोर्स, बताइए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन। लाइन ऑफ एक्शन इनका हमने देखा था, क्लियर, लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम प्लेन में लाई कर रहा है, या फिर सॉरी सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, इनका सेम प्लेन के अंदर, इनका सेम लाइन के अलोंग। कनकरंट क्या देखा था आपने, जो फोर्सेस बेसिकली वहाँ पे वेक्टर्स आपने देखे थे, कनकरंट वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे मीट करें, यहाँ पे फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने वेक्टर्स में डिटेलिंग में देखी है, बस वहाँ पे हमने वेक्टर वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हम प्रॉपर वे में फोर्स यूज़ कर रहे हैं। कनकरंट फोर्स में भी मे और मे नॉट भी कोलिनियर, जो कनकरंट हैं वो कोलिनियर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। फिर इनका कॉम्बिनेशन कोप्लेनर कनकरंट है, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, साथ में क्या है कनकरंट, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कोई वर्टिकल प्लेन आपके पास है, आपके पास क्या है, कोई वर्टिकल प्लेन। सो फोर्सेस जो हैं वो इस वर्टिकल प्लेन में, यानी कि वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। सो एक तो फोर्सेस एक ही प्लेन में हो गए कोप्लेनर, साथ ही फोर्सेस जो हैं एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सो कोप्लेनर कनकरंट। सो ऐसे ही जो हमारे पास ये कोप्लेनर कोलिनियर कनकरंट है ना, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। सो आप खुद डेफिनेशन आप बता सकते हो, कोप्लेनर कनकरंट क्या होगा, कोप्लेनर नॉन कनकरंट क्या होगा, नॉन कोप्लेनर कनकरंट क्या होगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरंट क्या होगा। अब आप खुद डेफिनेशन लिख सकते हो। देखिए कोप्लेनर नॉन कनकरंट, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं बट नॉन कनकरंट, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, क्लियर, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है बट एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है वर्टिकल प्लेन, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, तीसरा फोर्स इधर, चौथा फोर्स इधर। सो आप क्या कहोगे, ये है नॉन कनकरंट फोर्स, बट ये एक ही प्लेन में। फॉर एग्जांपल आपने वर्टिकल प्लेन लिया है, अगर ये एक ही प्लेन में है सो सारे क्या हैं कोप्लेनर, बट अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे हैं या फिर अलग अलग पॉइंट्स के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, सो नॉन कनकरंट है। सो ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हो इनको। ये सब चीज़ें हमने डिटेलिंग में ऑलरेडी समझी वेक्टर्स के यूनिट में, जो वेक्टर का पहला ही टॉपिक हमारे पास था। सो आई बिलीव वेक्टर्स के हमने 3 पार्ट्स देखे। सो पहले पार्ट में हमने इनको समझा था। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास फोर्स इक्विलिब्रियम। अगर मैं फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करूं, फोर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास बेसिकली कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्स हमारे पास लग रहे हैं, क्लियर, इस बॉडी के ऊपर
टेंशन लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है, सो आप सिंपली फोर्स इक्विलिब्रियम में आप क्या करते हो, अगर किसी बॉडी के ऊपर, स्पेशली अगर मैं कनकरंट फोर्स की बात करूं, स्पेशली अगर मैं किन की बात करूं, कनकरंट फोर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट के अलोंग ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, कोई आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, कोई इनवर्ड लग रहा है, बट इसी पॉइंट के अलोंग लग रहा है। सो देयरफॉर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कनकरंट फोर्स। नाउ ये जो कनकरंट फोर्स हैं, अगर हमारे पास फोर्स F1, F2, F3, F4, F5 है, फोर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है कि ये सारे फोर्स कब इक्विलिब्रियम में होंगे, जब इन सब फोर्सेस का समीशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जितने भी फोर्स आपके पास हैं, जितने भी कनकरंट फोर्स आपके पास हैं, ये जो कनकरंट फोर्स हमारे पास हैं, ये आप कब बोलोगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब ये सारे फोर्सेस जो हैं इनका समीशन किसके बराबर होगा, इनका समीशन होगा जीरो के बराबर। फॉर एग्जांपल ये फोर्स 2 बाहर की ओर लग रहा है, ये इनवर्ड लग रहा है फोर्स 1, ये फोर्स 3, ये फोर्स 4, ये फोर्स 5, देखिएगा। सो इनमें से आप देख रहे हो एक ही फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, सो आप ऐसे कह सकते हो फोर्स 1 प्लस यहाँ पे फोर्स 2 प्लस यहाँ पे फोर्स 3 प्लस यहाँ पे फोर्स 4 प्लस यहाँ पे माइनस टाइम्स फोर्स 2। अच्छा 2 को हमने बाहर की ओर रखा है, सो F1 F2 यहाँ पे F3 F4 F5, सो इन सब का समीशन क्या आना चाहिए, इन सब का समीशन जीरो आना चाहिए। सो आप कहोगे F1 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस माइनस टाइम्स F2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट यानी कि जितने भी फोर्स आपके पास हैं उनका समीशन जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो ऑलरेडी अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो आपने वेक्टर्स में पढ़ी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे आपने क्या देखा, अगर हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, वहाँ पे आपने वेक्टर्स की बात की, यहाँ पे हम दो फोर्स की बात करेंगे। अगर दो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, ऐसे दो फोर्स F1, ऐसे हमारे पास F2, क्लियर। सो फिर आपने वहाँ पे क्या किया था, आपने बेसिकली इन फोर्सेस का क्या निकाला था, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला था। यहाँ पे हम उसको F कहेंगे इन शॉर्ट, या फिर FR हम कहेंगे। सो आपने देखा FR का मैग्नीट्यूड जो आपके पास होगा दैट विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ऐसे आप कहोगे दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स हमारे पास, क्लियर। फिर वहाँ पे जो कंडीशन आपने देखी, मैक्सिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, सो सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। सो यहाँ पे वहाँ पे हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स की, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है लेमीज थ्योरम। देखिए लेमीज थ्योरम जो हमारे पास होती है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल थ्योरम। देखिए कैसे यूज़फुल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन फोर्स लग रहे हैं, किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एंड ये जो फोर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास कोई फोर्स ए लग रहा है, ऐसे हमारे पास ध्यान दीजिए, ऐसे हमारे पास कोई फोर्स बी लग रहा है, एंड ऐसे हमारे पास कोई फोर्स सी लग रहा है, क्लियर। ऐसे हमारे पास इस पॉइंट के अलोंग सी फोर्स लग रहा है, एंड ये जो फोर्स होने चाहिए दे शुड बी कोप्लेनर एंड कनकरेंट, यानी कि एक ही पॉइंट पे एंड साथ में ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करने चाहिए। सो पहली बात तो लेमीज थ्योरम में आपको ये कंडीशन याद रखनी है, कोप्लेनर एंड कनकरेंट फोर्स होने चाहिए, क्लियर। कोप्लेनर कनकरेंट, बार बार मुझे कोप्लेनर कनकरेंट बताने की नीड नहीं है क्या। अच्छा फिर ये जो फोर्स हमारे पास हैं ये इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। नाउ देखिएगा आप यहाँ पे कैसे कंडीशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट ये मेरे पास है अल्फ़ा एंगल, ये मेरे पास जो है अल्फ़ा एंगल बी और सी के बीच। अच्छा लेट ये मेरे पास है बीटा एंगल, किसके बीच, ए एंड सी के बीच, एंड लेट ये मेरे पास है गामा एंगल, किसके बीच, ए एंड बी के बीच। देखिए लेमीज थ्योरम में क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है। सो ऐसे हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ए बी सी, क्लियर। एंगल्स भी आपको दिख रही हैं। सो लेमीज थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हमारे पास, देखिए लेमीज थ्योरम आप कैसे लगाओगे, आप लगाओगे ऐसे, फोर्स ए, क्लियर, यानी कि एफ ए। सो ऐसे हम लिखेंगे। सो इसके अलोंग, क्योंकि इसके अलोंग हमारे पास क्या होगा, ए के अलोंग आप ये मानिए फोर्स ए होगा, बी के अलोंग फोर्स बी होगा, अच्छा सी के अलोंग फोर्स सी होगा। सो सिंपली ऐसे आप लिखोगे। लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि फोर्स ए अपॉन हमारे पास, देखिए
ए के अपोजिट जो एंगल है वो आपको लेना होगा। ये हमारे पास है फोर्स ए इस पॉइंट पे लग रहा है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल अल्फा एंगल, डिवाइड बाय हमारे पास साइन अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू, नाउ देखिए ये हमारे पास क्या है बी या फिर फोर्स बी, क्लियर, ये हमारे पास क्या है फोर्स बी के अपोजिट क्या है बीटा एंगल, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स बी डिवाइड बाय साइन बीटा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू, इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास इस पॉइंट के अलॉन्ग फोर्स सी के अपोजिट कौन सा एंगल, ये गामा एंगल, सो इज इक्वल टू फोर्स सी अपॉन साइन गामा हमारे पास। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं लेमीज थ्योरम। सो ये जो चीज़ या फिर ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बनाई इसी को हम क्या कहते हैं, लेमीज थ्योरम। सो इफ थ्री फोर्सेस कोप्लेनर एंड कंकरेंट होने चाहिए, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, तीनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, द ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ईच फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो फोर्स ए है इट इज़ प्रपोर्शनल टू, यानी कि एफ ए जो है इट इज़ प्रपोर्शनल टू, अगर आप साइन अल्फा को इधर लेके जाओगे इट इज़ प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्स, इट इज़ प्रपोर्शनल टू साइन अल्फा, यानी कि अदर फोर्सेस ये और ये इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये जो फोर्स होता है उसके प्रपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप साइन अल्फा को इधर लेके आओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ इतनी इक्वेशन हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, सो आप क्या करोगे, अगर आपको एफ ए निकालना है साइन अल्फा को इधर लेके आओगे, सो दिस विल बी एफ ए साइन अल्फा इनटू एफ बी डिवाइड बाय हमारे पास साइन बीटा। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो आपके पास एफ ए है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, यही यहाँ पे लिखा है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स, यानी कि फोर्स ए जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू किसके, साइन अल्फा के, यानी कि अदर फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर आपको एफ बी निकालना होगा साइन बीटा इधर आप ले सकते हो या फिर इधर आप ले सकते हो, सो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। सो एफ बी फोर्स बी जो हमारे पास होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स हमारे पास। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो दिस इज हमारे पास लेमीज थ्योरम। नाउ लेमीज थ्योरम हमें कहाँ पे हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल आपको ये फोर्स एंड ये फोर्स दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इसको इस फोर्स को निकालो किसी एक पॉइंट पे, अगर तीन फोर्स लग रहे हैं सो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके ईजिली कोई एक फोर्स निकाल सकते हो। अगर आपको दो गिवन है, अगर आपको ये और ये गिवन है आप इजीली इस फोर्स को निकालोगे। सो इसमें हमारे पास लेमीज थ्योरम लगती है। नाउ अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया होता क्या है, सिंपली जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अच्छा, इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इट इज इनएबिलिटी, इसको क्या करिएगा इसके साथ मैच कराइएगा। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनएबिलिटी, सो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ, यानी कि हम क्या कहेंगे, अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी रेस्ट में है, क्लियर, कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये कोई बॉडी है ये रेस्ट में है, या फिर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, वो बॉडी जो है जो रेस्ट में हमारे पास है ये अपने आप का मोशन जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ये इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर ये बॉडी हमारे पास क्या है मोशन में है, ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती बाय इटसेल्फ। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है एंड खुद से ये अपनी कंडीशन को या फिर स्टेट को चेंज ना कर पाए, यानी कि खुद से मोशन में ना आ पाए, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। या फिर कोई बॉडी मोशन में है, ये मूव कर रही है एंड खुद की एबिलिटी से ये अपने आप को रेस्ट पे ना ले पाए, सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। सो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि ये अपने रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, अगर मोशन में अपने मोशन को रोक नहीं सकती, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हायर द मास हायर विल बी इनर्शिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स दूं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए हमारे पास है 5 kg, ऑब्जेक्ट बी जो हमारे पास है इट इज़ 20 kg, बताइए इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। सो इन शॉर्ट आप याद रखोगे इनर्शिया जो हमारे पास होगा, इनर्शिया इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, हमारे पास जितना मास ज़्यादा है उतना इनर्शिया ज़्यादा। सो इन शॉर्ट जो बॉडी बी है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉडी ए हमारे पास, क्लियर।
यानी कि जितना मैस ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा दिक्कत भी होगी अपनी स्टेट को चेंज करने में। सो दिस इज सिंपली इनर्शिया। नाउ इनर्शिया की अगर हम बात करें, इसका जो यूनिट होता है दैट इज केजी, दैट इज सिंपली इनर्शिया को आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मैस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली तीन टाइप्स के इनर्शिया। वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो आप क्लास 9th में अगेन पढ़ते हो। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आ जा रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिंपल सी एग्जांपल आपने देखी होगी, एग्जांपल के ही थ्रू बात करेंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में भी किया होगा। यहाँ पे आपने कोई गिलास लिया है, फिर गिलास के ऊपर आपने पेपर रखा है, पेपर के ऊपर आपने कॉइन रखी है। सो जब आप इस पेपर को यहाँ पे धक्का दोगे या हिलाओगे, कॉइन जो है वो पेपर के साथ मूव नहीं करती बल्कि नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में है कॉइन एंड ये अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ कार सडनली मूव्स द पैसेंजर स्टिंग इन दी कार फॉल बैकवर्ड्स। या फिर दूसरी एग्जांपल, अगर आप गाड़ी में रुके हो, क्लियर, आप गाड़ी में क्या हो, आप गाड़ी में ठहरे हुए हो, क्लियर। सो होता क्या है, जब भी फॉर एग्जांपल जब भी ये गाड़ी सडनली मूव करना चाहती है, क्लियर, जब भी ये गाड़ी सडनली स्टार्ट होना करती है या फिर मूव करना स्टार्ट करती है, ये अचानक से स्टार्ट होने जाती है या फिर मूव करना स्टार्ट करती है, मोशन में आना चाहती है, तो आप सडनली पीछे गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में थे एंड ड्राइवर ने सडनली गाड़ी स्टार्ट की एंड चलना स्टार्ट किया, सो आप पीछे की ओर गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में रहना चाहते हो। सो इट इज़ सिंपली इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारे पास। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप क्या हो, अगर आप गाड़ी में हो, चलती गाड़ी में हो एंड चलती गाड़ी में फिर जब ब्रेक लगता है आप आगे की ओर जाते हो ना कि पीछे की ओर। इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांधे जो ड्राइवर हमारे पास होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक लगता है गाड़ी रेस्ट में आना चाहती है। इनिशियली गाड़ी क्या थी? मोशन में। ड्राइवर क्या था? मोशन में। गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं वो मोशन में थे जब गाड़ी मूव कर रही थी। फिर सडनली जब ये ब्रेक मारेगा सब के सब आगे की ओर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे एंड मोशन की टेंडेंसी आपकी क्या थी? आगे की ओर। सो दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन हमारे पास। फिर हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जनरली आपने देखा होगा मड जो होता है एक कार में, आपने देखा होगा ऐसे टेंजेंशियली फ्लाई करता है। क्यों? क्योंकि टायर की डायरेक्शन ऐसे होती है हमारे पास, गाड़ी आगे की ओर जाना चाहती है, ये है टायर की डायरेक्शन एंड मड बिल्कुल टेंजेंशियली पीछे की ओर मूव करती है, क्लियर, ऐसे मड पीछे की ओर होती है एंड इसीलिए यहाँ पे मड गार्ड वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे की ओर जाना चाहती है, स्पेशली टायर आगे की ओर जाना चाहता है एंड मड वगैरह जो है वो पीछे की ओर जाएगी। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। सो ये हमारे पास है तीन टाइप्स के इनर्शिया, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आप रेस्ट में हो आप रेस्ट में रहना चाहते हो, अगर आप मोशन में हो आप मोशन में रहना चाहते हो एंड वही फिर फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। अगर रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहेगी। ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। अगर मोशन में है मोशन में रहना चाहेगी। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग जाए। मीन्स ये किसकी बात कर रहा है? ये इनर्शिया की बात कर रहा है। सो स्पेशली जो फर्स्ट लॉ हमारे पास है, यहाँ से किसकी डेफिनेशन निकल के आती है? इनर्शिया की डेफिनेशन निकल के आती है। यानी कि आपने देखा इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। सो इनएबिलिटी यानी कि खुद से चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर कोई फोर्स लगे। सो इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है ये किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है? इनर्शिया को। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे एंड फर्स्ट लॉ को हम साथ में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ गैलीलियो भी इसको हम कहते हैं। सो दिस इज हमारे पास फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें या एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई एप्पल ट्री है या फिर कोई भी फ्रूट ट्री आप लीजिए। व्हेन वी शेक एन एप्पल ट्री दी एप्पल्स फॉल, जो एप्पल्स हैं वो नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। फिर ए मैन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग कार मे फॉल डाउन। आपने देखा होगा अगर कोई चलती गाड़ी से क्या करेगा? छलांग मारेगा। जनरली आपने देखा होगा टाटा गाड़ी के अंदर जब आप छलांग मारते हो आप आप गिरने की कगार पे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे एंड अब आप रेस्ट पे सडनली आना चाहते हो। इसीलिए जब भी आप गाड़ी से जंप करो आपको थोड़ा पेस मेंटेन करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू गाड़ी। यानी कि गाड़ी अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे आपको रेस्ट पे आना है।
फिर व्हेन अ कार सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर्स इन कार फॉल फॉरवर्ड। सो ये सारी एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस किसकी हैं, फर्स्ट लॉ की। क्लियर, या फिर ऊपर जो आपने एग्जांपल्स देखी इनको भी आप फर्स्ट लॉ में जोड़ोगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम। नाउ मोमेंटम की अगर हम बात करें, मोमेंटम ऑलरेडी आपने पीछे भी देखा, मोमेंटम हमारे पास जो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर पी। नाउ मोमेंटम जो हमारे पास होता है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। वन इज किसी भी बॉडी का मास कितना है, दूसरा हमारे पास वो बॉडी कितनी वेलोसिटी अक्वायर करती है। सो मैथमेटिकली हम कहते हैं जो मोमेंटम हमारे पास होता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम जो हमारे पास है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी हमारे पास, यानी कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो देयरफॉर मोमेंटम जो है ये मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर भी। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा इसका मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस केस में भी मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर, उस केस में मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो हायर द मास हायर विल बी मोमेंटम, यानी कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिमिलरली हायर द वेलोसिटी उतनी हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉल फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है, कोई बॉल को 120 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है, आप ज़्यादा इंजर्ड किसकी बॉल से हो सकते हो, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो बॉल आपको ज़्यादा इंजर्ड करेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ मोमेंटम जो होगा वो हाइयर एसोसिएट होगा। सो दिस इज सिंपली मोमेंटम, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके यूनिट की। यूनिट ऑलरेडी आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पी इज इक्वल टू एम वी, एम मैस दैट इज केजी, वी वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड, सो केजी मीटर पर सेकंड। एंड किस टाइप की क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास। सो मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इम्पल्स, इम्पल्स की अगर हम बात करें, इम्पल्स जो हमारे पास होता है मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकली इम्पल्स जो होता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। क्लियर, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट हमारे पास होता है इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स को आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ चेंज इन मोमेंटम। सो इन शॉर्ट, चाहे आप इम्पल्स कहो कि इट इज़ फोर्स इनटू टाइम या फिर इट इज़ चेंज इनटू मोमेंटम, कोई सी भी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आप यूज़ करोगे। सो इम्पल्स बेसिकली कब डिफाइन हमारे पास होता है, इम्पल्स हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, देखिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो ऐसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नाउ ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे अब हम साथ में क्या करते हैं, साथ में हम टाइम भी नोट कर रहे हैं कि कितने टाइम तक आपने ये फोर्स रखा या फिर कितने टाइम तक आपने बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट रखा। सो बेसिकली जब टाइम एंड फोर्स दोनों पिक्चर में आ जाए सो उस केस में हमारे पास इम्पल्स डिफाइन होता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फोर्स का जो इम्पैक्ट टाइम है ना वो भी आप डिफाइन कर रहे हो किसके अंदर, इम्पल्स के अंदर। नाउ इसके यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड यानी कि न्यूटन सेकंड, या फिर मोमेंटम का अभी आपने देखा केजी मीटर पर सेकंड। सो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों का मतलब सेम ही है हमारे पास। नोट, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स। आपने देखा यहाँ पे इम्पल्स एंड मोमेंटम जो होते हैं हमारे पास दोनों का जो यूनिट एंड डायमेंशन है दोनों के सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो ध्यान से देखिएगा, अगर एक साइड से मैं क्या करूं, फोर्स को प्लॉट करूं एंड दूसरे साइड से मैं क्या करूं, टाइम को प्लॉट करूं, फिर कोई कर्व यहाँ पे बनाऊं, इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया होगा वो एरिया अगर मैं निकालूं सो वो एरिया होगा किसके बराबर, इम्पल्स के बराबर। क्यों? क्योंकि इस कर्व का जो एरिया आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, या फिर दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, अगर आप बेसिकली क्या करोगे, नॉन यूनिफॉर्म शेप का निकालोगे। सो नॉन यूनिफॉर्म शेप जो हमारे पास होगी उसमें जो एरिया बेसिकली निकलेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। क्लियर, जो इम्पल्स आपके पास निकलेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, मे बी क्योंकि कभी कभार ये बोर्ड में पूछता भी है। पहले हम इंटीग्रेशन करके हम इस इक्वेशन को निकालेंगे, किस इक्वेशन को, कि आई हमारे पास इसके बराबर है डेल्टा पी। पहले हम इसको प्रूव करके देंगे। देखिए आप ये मानो, आप क्या मानो कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आप ऐसे मानिए कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास, लेट मैंने क्या लिया, फिलहाल आप इस चीज़ को छोड़िए, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेट मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेट मोमेंटम जो मेरे पास है, लेट मोमेंटम जो मेरे पास है, मोमेंटम
बी P1। सो मोमेंटम मेरे पास क्या है P1 एंड एट एनी अदर टाइम, लेट एट एनी अदर टाइम t इज इक्वल टू टी हमारे पास, क्लियर, t इज इक्वल टू टी हमारे पास, या फिर T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टी। हाँ, सो इनिशियल टाइम हमारे पास 0, इनिशियल टाइम पे मैं क्या मान रहा हूँ, मोमेंटम P1। लेट एट एनी अदर टाइम T2, जो मोमेंटम हमारे पास है, लेट मैं मोमेंटम मान रहा हूँ कि मोमेंटम मेरे पास है P2, क्लियर, मोमेंटम मेरे पास क्या है P2। नाउ वी नो दैट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक इक्वेशन पता होती है, क्या, कि फोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज डेल पी अपॉन डेल टी, क्लियर, फोर्स आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अगर आप इस डेल टी को इधर लेके आओगे सो इट विल बी एफ डेल टी, यानी कि एफ इंटू डेल टी जो आपके पास होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल पी। ये किसके बराबर हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा डेल पी के बराबर, क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेल पी के बराबर होगा। एंड नाउ जो एफ डेल टी मेरे पास है, अगर मैं एफ डेल टी की बात करूं, ये मेरे पास किसके बराबर होता है, एट द सेम टाइम ये मेरे पास इम्पल्स के बराबर होता है, क्लियर, ये मेरे पास किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। अच्छा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, जब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करोगे, आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रल एफ डी टी या फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे डी पी, चाहे आप डेल्टा पी लिखिए या फिर डी पी लिखिए, इसका मतलब सेम है। यहाँ पे भी इस साइड में भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। नाउ यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू हमारे पास t, यानी कि T1 इज इक्वल टू 0 तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास t के बराबर। सिमिलरली इनिशियल मोमेंटम आपने कितना माना, P1, यहाँ पे आपने मोमेंटम कितना माना, P2, क्लियर, P2। फिर जब आप dt की इंटीग्रेशन देखोगे, dt की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, t, f बाहर रहेगा, f हमारे पास बाहर रहेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 0 टू t हमारे पास। एंड dp की इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगी x, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगी y, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगी t, इंटीग्रेशन ऑफ dp हमारे पास क्या होगी p, क्लियर, याद आ रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी जो हमारे पास होगी इट विल बी पी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, P1 टू P2। ये मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया कि एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास मोमेंटम है P1, अच्छा 0 पे P1, एट टाइम t हमारे पास मोमेंटम क्या है, P2। सो इन्हीं को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ t की जगह क्या डलेगा, t माइनस 0, सो दिस विल बी बेसिकली f इंटू टी माइनस 0, ऑलरेडी आपको पता है कैसे आया। फिर यहाँ पे p की जगह पहले क्या डलेगा, P2, फिर माइनस आएगा, इसकी जगह क्या डलेगा, P1। सो इट मीन्स f इंटू टी जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 मीनस चेंज इन मोमेंटम, या फिर इम्पल्स आप कहोगे, दैट इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो ये आपने ऐसे प्रूव करके दिया, अगर आपसे कहे प्रूव, क्लियर, अगर आपसे कहे प्रूव, सो ये चीज़ याद रखना, मे बी बोर्ड में ये चीज़ें दे देता है, क्लियर। सो अगर आपसे प्रूव कहे कि I इज इक्वल टू डेल्टा पी, सो ऐसे आप इक्वेशन उसको देना, क्लियर, इसको देना। नाउ ग्राफिकली अगर हम समझें, अब अगर इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी समझें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है फोर्स इस एक्सिस के अलॉन्ग, एंड इसके अलॉन्ग हमारे पास क्या है, टाइम। सो ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है इस एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स, एंड इस एक्सिस के अलॉन्ग मेरे पास है टाइम। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँ, ऐसे मेरे पास है करूँ, क्लियर, ऐसे मेरे पास है करूँ। सो इन शॉर्ट ये जो करूँ मेरे पास बन रही है, इस करूँ के अंडर जितना भी एरिया होगा, एरिया अंडर नीचे मैं लिखूँगा, क्लियर। सो मैं लिखूँगा ऐसे, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स, यानी कि इसके अंदर जितना भी एरिया निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर। एंड इसका मतलब ये ही है कि इम्पल्स जो होता है इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, T1 टू T2। ऐसे भी आप कह सकते हो इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकली दिखाई, उसका मतलब यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी लिमिट T1 टू T2 इज इक्वल टू इम्पल्स, या फिर आप कहोगे एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो है दैट इज इम्पल्स, क्लियर।
सो मैंने आपसे ये चीज़ ऑलरेडी कही थी जब हमने ग्राफ सीखे थे, वहाँ पे मैंने बताया कि जब दो क्वांटिटीज़ क्या हैं, दो क्वांटिटीज़ ए एंड बी मल्टीपल में है एंड तीसरी क्वांटिटी अगर आपको निकालनी होगी वो आपको एरिया करके निकालनी होगी या फिर आपको इंटीग्रेशन करके निकालनी होगी। अच्छा, फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स आपको निकालना होता, फोर्स हमारे पास है आई टी, यानी कि आई बटा टी, क्लियर, फोर्स हमारे पास, अगर आपके पास आई और टी होता आपको फोर्स निकालना होता, आपको डिवीजन करना पड़ता, मतलब आपको स्लोप निकालना था, स्लोप मतलब आपको डिफरेंशिएशन करनी थी। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे सिखाई है, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, सेकंड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये हमारे पास है सेकंड लॉ। मेन सेकंड लॉ क्या कहता है, सिंपल भाषा में सेकंड लॉ ये चीज़ कहता है कि जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स जो हमारे पास होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी हमारे पास, क्लियर। सो फिर यहाँ पे के कॉन्स्टेंट लगता है, कॉन्स्टेंट के का वैल्यू ऑफ 1 डाल लेते हो एंड सिंपली आप कहते हो कि जो फोर्स हमारे पास है दैट इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, क्लियर। फोर्स हमारे पास है डी पी अपॉन डी टी, या फिर आप ऐसे कहोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो भी आपको अच्छा लगे, डी पी लिखना या फिर डेल्टा पी लिखना। सो फोर्स हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्यों, क्योंकि ये सेकंड लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, क्लियर। सो फोर्स हमारे पास है पी अपॉन टी। अच्छा, पी बताइए किसके बराबर, अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे, सो फोर्स आपके पास है पी अपॉन टी, यानी कि मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा बताइए मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर, सो दिस विल बी एम वी अपॉन टी। बताइए वी बाई टी क्या होता है, वी बाई टी इज एक्सेलरेशन, सो फोर्स हमारे पास किसके बराबर निकलेगा, एम ए के बराबर। सो फोर्स हमारे पास किसके बराबर निकलेगा, एम ए के बराबर। सो ये चीज़ भी आप याद रखोगे, कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया, एफ इज इक्वल टू एम ए। और आप कहोगे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, मैस को नीचे लेके आइए, सो एक्सेलरेशन आप कहोगे किसके बराबर होगी, फोर्स अपॉन मैस। सो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन आपके पास होगा फोर्स अपॉन मैस, क्लियर। सो दियरफोर आप सिंपली याद रखोगे कि सेकंड लॉ जो हमारे पास है, सेकंड लॉ मेनली किसकी बात कर रहा है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। सो अगर ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है मीन्स ये फोर्स की बात कर रहा है। सो सेकंड लॉ गिव अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सो सेकंड लॉ आपको क्या देता है, ये आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है, क्लियर। एंड साथ में ये किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये मोमेंटम वाली प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिफाइन करता है सेकंड लॉ हमारे पास। So second law defines property of momentum and impulse and second law is the real law of motion. Second law ही को हम क्या कहते हैं, second law को ही हम कहते हैं real law of motion। ये चीज़ अपने दिमाग में आप छाप के रखना। So second law is known as real law of motion. So this is very important. क्लियर। सो ए आपके पास निकलेगा एफ बाई एम या फिर फोर्स आपका निकलेगा एम ए। अच्छा, एक और चीज़ जो आप यहाँ पे याद रखोगे, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा, ये छोटा कर दूंगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। देखिए नोट आप करोगे किसके साथ, फोर्स वाली इक्वेशन के साथ, अलग से आप नोट करोगे ये वाली चीज़ को। देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि F आपके पास क्या है, एम ए के बराबर। कभी कभार क्या किया जाएगा, कभी कभार आपको A जो है, ध्यान दीजिएगा, आपको A को वेक्टर फॉर्म, ये क्या कहते हैं, इसको कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाएगा। नोट कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म आपको क्या किया जाएगा, आपको कभी कभार जो कंपोनेंट फॉर्म है वो दिया जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा ए एक्स आई कैप, अच्छा ए वाई जे कैप, यानी कि ऐसे आपको एक्सेलरेशन दिया जाएगा ए वाई जेड कैप अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड के अलॉन्ग आपको ऐसे एक्सेलरेशन दी जाएगी। उस केस में जो फोर्स आप निकालोगे, फोर्स आपके किसके बराबर होगा, इट विल बी सिंपली एम इंटू ए, एंड ए क्या होगा, इट विल बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के आपका। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो ऐसे उस केस में आप फोर्स निकालोगे, क्लियर। सो आपका फोर्स जो होगा दैट विल बी एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। सो ऐसे आपका क्या निकलेगा, ऐसे आपका फोर्स निकलेगा, क्लियर, ऐसे आपका फोर्स निकलेगा। सो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर। सो इस चीज़ को भी आप क्या करोगे, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। सो ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको दिया जाए। एंड एक और बात, अगर आपको अब फोर्सेस के कंपोनेंट्स दिए जाएं, क्लियर, अगर आपको फोर्सेस के कंपोनेंट दिए जाएं, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा एफ एक्स आई कंपोनेंट, 3 फोर्सेस 3 डायरेक्शन के अलोंग, एफ वाई जे फोर्स या फिर एफ जेड के फोर्स, ऐसे आपको दिया जाए, उस केस में आप जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे? देन याद रखिएगा, जो नेट फोर्स आपके पास होगा एफ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, वो अच्छा पहले नेट, अगर मैं फोर्स की बात करूं, जो टोटल फोर्स होगा आपके पास इस फॉर्म में, वो क्या होगा? वो सिंपली होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड निकलेगा फोर्स का वो क्या निकलेगा? सिंपली जो एफ एक्स स्क्वायर है, ये जो सिंपली एफ एक्स है उसका स्क्वायर आप लोगे, फिर एफ वाई का स्क्वायर लोगे, फिर आप क्या करोगे? एफ जेड का स्क्वायर लोगे एंड इनका होल रूट आप लगाओगे एंड वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, जैसे हमने वेक्टर्स के अंदर भी किया था। इसके ऊपर मैं सिंपली आपको न्यूमेरिकल आगे दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सेम न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। सो न्यूमेरिकल्स का थोड़ा ध्यान रखना अगर आपको फुल 70 आउट ऑफ 70 करना है, क्योंकि आपके बोर्ड में कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं? जनरली 8 to 12 मार्क्स आउट ऑफ 70 आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट के, वो भी आप साथ साथ में सीखें, क्योंकि हमने बेसिक लेवल रखा है। सारे क्वेश्चन हम नीट के नहीं लगा रहे हैं, बस वो क्वेश्चन लगा रहे हैं जिनसे आपका बेस बनेगा। क्लियर, क्योंकि कल को आप फॉर एग्जांपल नीट कोचिंग के लिए जाओगे, आपका बेस रेडी होना चाहिए। टीचर को वहाँ पे ये नहीं समझाना चाहिए, मतलब फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट फॉर्म होता है, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। क्लियर। सो इस फॉर्म में आगे जाकर हम न्यूमेरिकल भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखेंगे। क्लियर। सो ये तो हो गया हमारे पास। अगर आपको एंड ये किसके नीचे आप लिखना, ये इसके नीचे लिखना, इस इक्वेशन के नीचे आप। क्लियर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी। क्लियर, ये चीज़ है, जो कंपोनेंट फॉर्म वगैरह है ना, इसको कहाँ पे लिखना, इसके बाद इसको लिखना आप। नोट आपने क्या देखा? सेकंड लॉ डिफाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम को। पहला लॉ क्या डिफाइन कर रहा था? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को। सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। नाउ एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस क्या है सेकंड लॉ की, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स भी डिफाइन हो रहा है, मतलब टाइम भी साथ में आ रहा है पिक्चर में। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशंस, व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल द प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। सो आपको पता है जब भी क्रिकेट में कैचिंग होती है, अगर आपने भी कोई बॉल कैच की होगी या फिर कुछ भी आपने कैच किया होगा, सो आप हमेशा अपने हैंड्स को क्या करते हो? लोअर करते हो। आप बॉल की तरफ नहीं अपने हैंड्स को पुश करते हो। सो आप बॉल को पुश नहीं करते हो, आप अपने हैंड्स को धीरे धीरे पुल करते हो नीचे की ओर, नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल कुछ स्पीड से आ रही होगी, कुछ वेलोसिटी के साथ आ रही होगी, आप अगर इसको ऐसे पकड़ने जाओगे, यहाँ से पकड़ने जाओगे, आपके हैंड्स जो हैं वो हर्ट होंगे। सो आप अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। सो यहाँ पे इम्पल्स जो है वो काम में आ रहा है, या फिर पिक्चर में आ रहा है, या फिर आप इन शॉर्ट कहोगे यहाँ पे मोमेंटम काम में आ रहा है, या फिर यहाँ पे सेकंड लॉ आपका काम में आता है। सो कैचिंग में, या फिर चाइना, यहाँ पे लिखना चाइना वार्स, WARES, यानी कि चाइनीज़ बर्तन जो हमारे पास होते हैं, ये वाले बर्तन आपने देखा होगा, इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? इनको रैप किया जाता है पैकेजिंग के अंदर, या फिर डब्बे जो आपको दिख रहे हैं इनके अंदर इनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये डब्बा गिरेगा भी ना, जो चाइनीज़ बर्तन होते हैं ये नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डब्बा होगा ऐसे अंदर इसमें क्या की होंगी? ऐसे रैपिंग की गई होंगी, फिर यहाँ पे कोई बर्तन रखा होगा। अब अगर ये डब्बा बाहर से गिरेगा, होगा क्या? देखिएगा जो अंदर इसमें ये रैपिंग रखी है, ये रैपिंग ऐसे हिट करेगी ग्राउंड को। क्लियर, ऐसे धीरे धीरे हिट करेगी, एंड ये जो बर्तन है जो सडनली अगर फॉल करता उस केस में ये टूटेगा। बट जब ये बॉक्स के अंदर होता है ये क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि इसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ग्राउंड के साथ हिट करने में। सो अगेन टाइम की बात हो रही है, मतलब इम्पल्स की बात हो रही है, मतलब मोमेंटम की बात हो रही है, मतलब सेकंड लॉ की बात हो रही है। सो ये वाली प्रॉपर्टी भी किसके साथ एसोसिएटेड? सेकंड लॉ।
अच्छा, cars, trucks, etc. आर प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग सिस्टम टू अवॉइड सडन जर्क। जो स्प्रिंग सिस्टम दिया जाता है कार के अंदर, मतलब आपने देखा होगा कार के अंदर क्या होते हैं, शॉकर्स होते हैं, क्लियर, ताकि ये शॉकर्स जो हैं या फिर स्प्रिंग्स जो हैं आपको जर्क से बचाते हैं, क्लियर। जब भी जर्क लगती है, जर्क मतलब जब आप अनइवन रोड में होते हो ना, वहाँ पे जर्किंग होती है, आप ऊपर नीचे गिरते हो, क्लियर, या फिर साइड ऑन या फिर साइड वाइज आप गिरते हो, दैट इज़ जर्किंग हमारे पास। सो आपको ये जर्किंग से बचाता है। फिर इन केस ऑफ हाई जंप क्वेश्चन इज आर प्रोवाइडर, जब हाई जंपिंग होती है, क्लियर। सो जब हाई जंपिंग होती है, कोई बंदा क्या करता है, यहाँ से छलांग मारता है, हाई जंप, फिर नीचे की ओर गिरेगा। अगर यहाँ पे कुशन्स वगैरह नहीं लगाते, सो ये सीधे ग्राउंड के ऊपर हिट करता है, इसकी मतलब हड्डी पसलियाँ टूट जाती, बट यहाँ पे कुशन प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर जब ये इस कुशन को हिट करेगा, कुशन जो है इसके ऊपर फोर्स नीचे की ओर लगेगा एंड धीरे धीरे ये ग्राउंड को हिट करेगा। सो इस एथलीट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये कॉन्सेप्ट होता है यूज इन वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर या फिर डे टू डे लाइफ के अंदर। सो आपको याद रखना है, इन एप्लीकेशंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू और मोर बॉडीज, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जीरो है, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देन जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि mv जो हमारे पास है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, mv विल बी कांस्टेंट फॉर द होल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से कोई, ध्यान दीजिए, मेरे पास से कोई m1 मैस, यहाँ पे है m2 मैस। अब इनिशियली ध्यान दीजिए, इनिशियली अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ इनिशियली, दिस इज़ फाइनली हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये मैस जो है या फिर ये बॉडी जो है ये इधर की ओर जा रही है, ये m2 बॉडी इधर की ओर जा रही है। सो होगा क्या, कहीं बीच पे ये आपस में क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे, यानी कि एक दूसरे को हिट करेंगे। एंड लेट अस सपोज आफ्टर हिटिंग या फिर आफ्टर कोलाइडिंग, जो मैस m2 है वो ऐसे पीछे की ओर जा रहा है विद फाइनल वेलोसिटी v2 इधर की ओर, एंड जो मैस m1 है वो इधर की ओर मूव कर रहा है विद फाइनल वेलोसिटी v1, क्लियर, विद फाइनल वेलोसिटी v1। नाउ अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसका मोमेंटम निकालोगे, इनिशियल, यानी कि इनिशियल मोमेंटम अगर आप निकालोगे किसका, इस बॉडी का, सो आप कहोगे इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जो होगा पी आई, दैट विल बी m1u1, यानी कि मैस इनटू वेलोसिटी। इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी m1u1, यानी कि इसका PI1 में लिखूंगा। एंड सिमिलरली ये जो m2 बॉडी हमारे पास है, बॉडी m2, इसका मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम PI2, दैट विल बी बॉडी का मैस इनटू बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u2। फिर अगर आप फाइनली इनका मोमेंटम निकालोगे, सो इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम निकालिए PF1 का, सो आप कहोगे v1m1। अच्छा, इसका निकालिए PF2 फाइनल मोमेंटम इस बॉडी का, आप कहोगे m2v2, क्लियर। सो ये आपने क्या निकाले, ये आपने मोमेंटम निकाले इनिशियल एंड फाइनल दोनों बॉडीज के। नाउ अब ला क्या कहता है, ला आपका सिंपली कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है, अब मैं नीचे लिखूंगा, नाउ अकॉर्डिंग टू ला जो इनिशियल मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि जो बॉडी ए का एंड बी का इनिशियल मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास अच्छा लेट, ऐसे आपको कन्फ्यूज़ होगा, ऐसे आपको कन्फ्यूज़ होगा, अच्छा छोड़िए ऐसे ही रखिए इनको, PI, कोई बात नहीं। सो लेट मी डायरेक्टली राइट, आई विल राइट जो m1u1 होगा प्लस m2u2 होगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो दिस इज हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ऐसे आप क्या करोगे, अगर आपसे डेरिवेशन पूछे, सिंपल सी डेरिवेशन 2 मार्क की, सो ऐसे आप लिख सकते हो, क्लियर, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट नोट आपको करना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, एंड इट इज़ मेनली गवर्नड बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन गवर्न करता है, किसको, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को, क्लियर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, जो हमारे पास अदर प्रॉपर्टीज़ आगे आप देखोगे, रॉकेट प्रपल्शन हो गया या फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, इनमें भी किसका रोल रहता है, इनमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रोल रहता है।
सो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ सिंपली क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर ये बॉडी जो है, ये बॉडी नीचे की ओर गिर रही है इस बॉक्स के ऊपर, नाउ जो बॉक्स है सो ये इसको क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। नाउ ये जो बॉक्स है ये इसको यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आर या एन वापस देगा, क्लियर, एंड ये यहाँ से ऊपर चढ़ेगी। सो इन शॉर्ट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। सो ये बॉल आ रही थी, इसके ऊपर फोर्स ऐसे अप्लाई कर रही थी, फिर बॉक्स ने क्या किया, बॉक्स ने इस बॉल को क्या दी, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की ओर। सो इक्वली दी, यानी कि जितना इस बॉडी ने फोर्स अप्लाई किया होगा उतनी ही इसको नॉर्मल रिएक्शन वापस मिली होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट फोर्स, अपोजिट रिएक्शन या फोर्स कहिए। एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सो एक्शन बॉल ने किसके ऊपर किया, बॉक्स के ऊपर, एंड बॉक्स ने रिएक्शन किसके ऊपर अप्लाई की, बॉल के ऊपर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ क्या क्या है, वॉकिंग की अगर हम बात करें, जब हम वॉक करते हैं सो हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, हम क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर फोर्स, सो ग्राउंड भी हमें वापस रिएक्शन देगा। फिर स्विमिंग की अगर हम बात करें, स्विमिंग में क्या होता है, आप पानी को पीछे की ओर धक्का देते हो, खुद क्या करते हो, खुद आगे की ओर जा रहे हो। सो इक्वल फोर्स लग रहे हैं क्या, बट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, मैन जंपिंग फ्रॉम ए बोट, आपने देखा होगा कोई बंदा जब बोट से जंप करता है ये आगे की ओर जंप करता है एंड बोट जो है वो पीछे की ओर मूव करेगी। सो अपोजिट डायरेक्शन में से एक बार फिर से आप दिखा रहे हो, इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन। या फिर रिकॉइलिंग, आप गन देखते हो, जब आप गन चलाते हो गोली बाहर की ओर जाती है एंड झटका पीछे की ओर लगता है, इसलिए गन को क्या करना होता है, यहाँ पे ये वाले पोर्शन के साथ, ये वाला बॉडी का जो पोर्शन होता है, क्लियर, स्पेशली जो चेस्ट वाला पोर्शन जो होता है या फिर आर्म वाला ये पोर्शन जो होता है, इसके साथ गन को टाइटली हेल्ड करना होता है ताकि गोली जो है वो पीछे की ओर ना जाए, क्लियर। सो इनका ध्यान रखना होता है, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। या फिर रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन की अगर हम बात करें, जब रॉकेट जो हमारे पास है वो उड़ता है, सो होता क्या है, रॉकेट जो है वो आगे की ओर जाता है एंड गैसेस जो हैं वो रॉकेट जो है वो गैसेस पीछे की ओर छोड़ता है। सो दिस इज हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। एंड ये जो रिकॉइलिंग ऑफ गन या फिर रॉकेट प्रपल्शन है, इनमें भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और भी एप्लीकेशन है यहाँ पे थर्ड लॉ की, लाइक पुली सिस्टम आपको पढ़ना होता है, या फिर आपको क्या कहते हैं इसको, मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़नी होती है, बट यहाँ पे बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड रॉकेट प्रपल्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने हैं। पहले हम बात करेंगे रिकॉइलिंग ऑफ गन की। देखिए ऐसे आपके पास क्या है, ऐसे आपके पास कोई गन है, ये आप गन मान लीजिए, एंड इसमें क्या है, इसमें बुलेट्स हैं, ऐसे बुलेट फायर होगी। नाउ जो हमारे पास गन है, क्लियर, गन का जो मैस है वो आप मान लीजिए कैपिटल एम। गन जो हमारे पास है इसका मैस आप मान लीजिए कैपिटल एम, क्योंकि गन बड़ा होगा गोली छोटी होगी। दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, वन इज गन एंड दूसरी यहाँ पे बुलेट। सो गन एंड बुलेट दो चीज़ें। नाउ गन जो है इसका मैस क्या होगा, कैपिटल एम, एंड गन जो है उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, कैपिटल वी। वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड। एंड बुलेट जो है उसका मैस छोटा होगा, स्मॉल एम, एंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी स्मॉल वी, हम याद रखेंगे। सो दो चीज़ें हैं, गन एंड वेलोसिटी। सो गन का मैस कैपिटल एम, गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी कैपिटल वी। बुलेट का मैस एम, बुलेट की वेलोसिटी हमने स्मॉल वी मानी, क्लियर। नाउ होता क्या है रिकॉइलिंग में, रिकॉइलिंग के लिए आप सिंपली याद रखोगे, क्लियर, रिकॉइलिंग में क्या होता है, क्लियर। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। सो आप ऐसे कहोगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जो हमारे पास होता है, जब आपने फायर अभी नहीं किया, बिफोर फायरिंग बुलेट या फिर बिफोर फायरिंग आप लिखोगे, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है आफ्टर फायरिंग, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। नाउ बेसिकली जो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हमारे पास होता है, डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ इस इक्वेशन की, फिलहाल आप देखिए कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। देखिए जो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी हमारे पास। सो एक मोमेंटम
किसका होगा, P1 गन का, P2 प्लस किसका होगा, बुलेट का। सो इट विल बी mv प्लस हमारे पास स्मॉल mv एंड इट इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास जनरली ज़ीरो होता है। क्लियर, वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। सो इसीलिए जब आप mv को इधर लेके आओगे, आपके पास कैपिटल mv जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस mv, या फिर इन शॉर्ट आप ऐसे भी कहोगे कि इसका मोमेंटम यानी कि गन का मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम, बट इट विल बी माइनस टाइम एच इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रिकॉयल हो रही हैं, गन रिकॉयल हमारे पास हो रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। सो इन शॉर्ट आपको क्या निकालना होता है, रिकॉयलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉयलिंग वेलोसिटी v होगी किसके बराबर, m नीचे आएगा, इट विल बी माइनस m स्मॉल v क्लियर, डिवाइडेड बाय हमारे पास कैपिटल M। सो ये हमारे पास होती है रिकॉयलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन। आप डायरेक्टली भी इक्वेशन को याद रख सकते हो। सो दिस इज रिकॉइलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास। वायर कैपिटल V इज रिकॉइलिंग वेलोसिटी, स्मॉल v इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M इज मास ऑफ गन, स्मॉल m इज मास ऑफ बुलेट। सो ये हो गया रिकॉइलिंग का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन की बात अगर मैं करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई रॉकेट। सो ऐसे हमारे पास है कोई रॉकेट, ये आप मान लीजिए रॉकेट। नाउ आपको पता है ये जो रॉकेट हमारे पास होगा ये ऊपर की ओर मूव करेगा। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर की ओर मूव करेगा एंड गैसेस वगैरह जो है ये पीछे की ओर छोड़ेगा जब इसमें बर्निंग होगी। एंड इसमें हमारे पास सिंपली देखिए हमें रॉकेट प्रोपल्शन में आपको क्या याद रखना है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है, एफ हमारे पास होता है dp/dt। क्लियर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी नो दैट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू, ऐसे आप लिख सकते हो, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ। अच्छा, एफ हमारे पास क्या होता है, एफ हमारे पास होता है dp/dt। नाउ क्या मैं लिख सकता हूँ, जो p मेरे पास है मोमेंटम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ मेरे पास mv/dt। सो इट इज़ dmv/dt। और क्या इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि v मेरे पास जो यहाँ पे होगा दैट विल बी बेसिकली कांस्टेंट। सो आई कैन राइट इट एज v dm/dt। सो ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन निकल के आती है इस केस में। सिंपल सी इक्वेशन है, f इज इक्वल टू v dm/dt, f इज इक्वल टू v dm/dt। क्लियर, एंड f यहाँ पे क्या होता है, f यहाँ पे होता है थ्रस्ट या फोर्स। क्लियर, सो थ्रस्ट या फोर्स बेसिकली जो रॉकेट के ऊपर लगता है। सो यहाँ पे जो थ्रस्ट या फोर्स रॉकेट के ऊपर लगता है दैट इज f, एंड दैट f विल बी इक्वल टू v dm/dt। देखा आपने कैसे निकला। सो आपके पास f होता है dp/dt, फिर p की जगह आप क्या पुट करोगे, मोमेंटम की इक्वेशन दैट इज mv, यहाँ से v आपका कांस्टेंट रहेगा। सो अंदर आपके पास क्या रहेगा, dm/dt। एंड dm/dt, m क्या है, मास, t क्या है, टाइम। अच्छा, मास यहाँ पे क्या यूज होता है, फ्यूल की अगर हम बात करें, बर्निंग किसकी होती है, फ्यूल की होती है रॉकेट में। सो dm/dt क्या है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि इट विल बी kg/सेकंड। m क्या है, मास यानी कि kg, t क्या है, टाइम यानी कि सेकंड। सो dm/dt क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, इट इज रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। सो dm/dt क्या है, इट इज रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि किस रेट से फ्यूल यहाँ पे जो है वो बर्न हो रहा है। एंड इसका यूनिट क्या होगा dm/dt का, kg/सेकंड। एंड v क्या है, v विल बी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, एंड वेलोसिटी क्या होती है, मीटर/सेकंड में। f क्या है, थ्रस्ट या फोर्स, वो होगा न्यूटन के अंदर। सो ये इक्वेशन आप यूज करोगे रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर, ये इक्वेशन आप यूज करोगे रिकॉइलिंग ऑफ गन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अच्छा, अभी एक और टॉपिक है, बॉल हिटिंग ए वॉल, ये भी आपको जानना है। देखिएगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, बॉल हिटिंग ए वॉल। देखिए, पहला केस हमारे पास कुछ यूं है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, डायग्रामेटिकली आपको समझना है। ये मेरे पास है कोई वॉल। क्लियर, ये मेरे पास है कोई वॉल। नाउ ये मान लीजिए आप, ये है एक्सिस हमारे पास। नाउ मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास है बॉल। क्लियर, एंड ये जो बॉल है ये ऐसे हिट कर रही है इस वॉल को, वॉल आगे लगी है, ये मेरे पास है बॉल। नाउ ये जो बॉल मेरे पास है, लेट ये विद वेलोसिटी v आ रही है, ये हमारे पास आगे आ रही है विद वेलोसिटी v। क्लियर, एंड इस पॉइंट पे क्या कर रही है, हिट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये हिट कर रही है वहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सिस ड्रा करोगे, ऐसे आप क्या करोगे, डॉटेड एक्सिस ड्रा करोगे।
क्लियर, ऐसे आप डॉटेड एक्सिस ड्रा करोगे। नाउ ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही वॉल को हिट करेगी ये इधर की ओर जाएगी। क्लियर, ये जो बॉल होगी ये इधर की ओर जाएगी। फाइनली क्लियरली आपको पता होगा कि ये हमारे पास इधर की ओर जाएगी। सो इसकी डायरेक्शन आप इधर की ओर होगी। नाउ देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एंगल जो आपको डिफाइन किया होगा या फिर आपको गिवन होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये एंगल गिवन है कि ये आपको थीटा एंगल दिया गया है, क्लियर, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको थीटा एंगल दिया गया है, इसका मतलब ये एंगल भी आपको यहाँ से क्या दिया होगा, ये भी एंगल आपको थीटा दिया होगा। दूसरा सिनारियो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है वॉल, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है वॉल, ये ऐसे बॉल आई। क्लियर, बॉल ने क्या किया, बॉल ने इसको हिट किया यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे आप ऐसे एक्सिस ड्रा करोगे, फिर ये जो बॉल है इधर की ओर मूव करेगी। सो ये इधर की ओर मूव करेगी, ये आपको अगेन गिवन होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिर ये इधर की ओर मूव करेगी। नाउ अब अगर आपको क्या किया जाएगा, आपको ये वाली एंगल यहाँ पे दी जाए, दूसरे केस में खाली एंगल का काम है, यहाँ पे एंगल चेंज करेगा वो, यहाँ पे आपको ये थीटा देगा, मतलब ये भी हमारे पास थीटा ही है। क्लियर, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास थीटा ही है। नाउ ये दो सिनारियोस आपको दिए जाते हैं, दोनों के ऊपर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे आपको थीटा दिया जाए, ये आपको थीटा दिया जाए, या फिर ये एंगल आपको थीटा दिया जाए। नाउ आपको बेसिकली यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकालना होता है। बॉल हिटिंग है, बॉल के केस में आपको टोटल मोमेंटम निकालना होता है। नाउ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिए, जब ये बॉल इधर हिट करेगी, क्लियर, जब ये बॉल इधर हिट करेगी इस पॉइंट पे, फिर ये फाइनली इधर की ओर जाएगी। नाउ इस वेलोसिटी के हम क्या निकालेंगे, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। इस वेलोसिटी के हम क्या निकालेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। नाउ फ्रॉम मैथमेटिक्स वी नो दैट अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो आप कहते हो। क्लियर, सो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी। सो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, सो बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा मैं फिर से दोबारा पिक्चर को कॉपी करके नीचे बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि हमने यहाँ पे क्या किया। दो बार मैं इसको बनाऊंगा, आप एक बार भी बना सकते हो। देखिए, सो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा हमारे पास है, मैंने आपसे कहा अगर ये एंगल थीटा है, ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास थीटा ही होगा। सो दिस विल आल्सो भी मेरे पास थीटा। सो ये मेरे पास क्या होगा, ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा। सो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, ये एंगल भी मेरे पास थीटा ही होगा। नाउ देखिएगा, जो वेलोसिटी हमारे पास है बॉल की, अब इसके दो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं। जिस साइड थीटा, मैंने आपको क्या बोला है, सो इट इज़ कॉस, सो दिस विल बी वी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा, दिस विल बी वी कॉस थीटा। ये वाला क्या होगा, इट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट वी साइन थीटा। फिर सिंपली बॉल यहाँ पे आई, क्लियर, यहाँ पे आई, यहाँ से अगेन आप क्या करोगे, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, नेट वेलोसिटी। अच्छा, सो आप क्या करोगे, आप अगेन इसके कंपोनेंट्स निकालोगे। जहाँ से थीटा, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से कॉस। सो ये कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, एंड ये कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। क्लियर, ऐसे आपने कंपोनेंट्स निकाले। नाउ ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करोगे, अब आप मोमेंटम निकालोगे। पहले आप ऐसे लिखोगे, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये हमारे पास है एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास है वाई डायरेक्शन या फिर वर्टिकल। देखिए, मोमेंटम अलोंग एक्स आप ऐसे लिखोगे, डेल पी एक्स। देखिएगा, डेल मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली आप निकालोगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स मीन्स हमारे पास क्या है, हमारे पास आप निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिएगा, अगर बॉल इधर की ओर जा रही है एंड बॉल का मैस हमारे पास क्या था, बॉल का मैस हमारे पास m था। सो बताइए, यहाँ पे x के अलोंग, देखिए x के अलोंग आपके पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक ये कंपोनेंट आ रहा है, दूसरा ये कंपोनेंट आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, x के अलोंग आपके पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। क्लियर, x के अलोंग दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये कंपोनेंट। सो बताइएगा हमारे पास अगर मैं इसको लूँ इनिशियली या फिर किसी एक को लूँ, सो मेरे पास जो मोमेंटम होगा एक्स के लॉन्ग, इट विल बी, यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, एम वी साइन थीटा।
क्लियर, यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, एम वी साइन थीटा। अच्छा, हमने क्या कहा, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम। अच्छा, ऐसे मैं लिखूंगा पी एफ माइनस पी आई, ऐसे होता है ना। सो ये वाला कंपोनेंट बताइए, इस कंपोनेंट के साथ क्या मोमेंटम होगा, आप कहोगे एम वी साइन थीटा, फिर होगा माइनस, क्लियर, ये माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी डायरेक्शन इधर, एंड जो इनिशियल मोमेंटम होगा, क्लियर, इनिशियल क्या होगा, दिस विल बी वी साइन थीटा, मतलब दिस विल बी माइनस एम वी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, एम माइनस एम वी क्यों, ये फाइनल है मेरे पास, दिस इज फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन, ये मेरे पास क्या है, फाइनल कंडीशन। सो यहाँ पे जो मोमेंटम निकलेगा वो फाइनल निकलेगा। अगर मैं इसका देखूँ, क्लियर, सो ये कंपोनेंट देखूँ, दिस विल बी एम वी साइन थीटा, ये मेरे पास क्या होगा, एम वी साइन थीटा। बट देखिएगा, इसकी डायरेक्शन इधर एम वी साइन थीटा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जो ये वाला एम वी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन इधर, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया दोबारा। अदरवाइज चेंज इन मोमेंटम है फाइनल माइनस इनिशियल, ये रहा फाइनल माइनस इनिशियल, बट इनिशियल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये इनिशियल, ये मेरे पास है फाइनल, देखिएगा ये है फाइनल की डायरेक्शन, बट इनिशियल की डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन जो है वो माइनस लिया। समझ में आया होगा। सो बताइए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस यहाँ पे। देयरफॉर जो एक्स के अलॉन्ग टोटल मोमेंटम बनेगा वो बनेगा ट्वाइस एम वी साइन थीटा, वो क्या बनेगा, ट्वाइस एम वी साइन थीटा। नाउ मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग फाइनल मोमेंटम क्या के साथ एसोसिएट होगा, ये वाला कंपोनेंट, यानी कि v cos थीटा, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होगा, एम वी कॉस थीटा। अच्छा, इनिशियल y के अलोंग ये वाला कंपोनेंट, वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, मोमेंटम क्या होगा, एम वी कॉस थीटा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। सो बताइए, पहले फाइनल कंपोनेंट हम लिखेंगे। सो डेल पी वाई जो हमारे पास होगा, पहले फाइनल कंपोनेंट ये, इसका मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम बनेगा एम वी कॉस थीटा, फिर इसकी डायरेक्शन नीचे है माइनस, फिर ये वाला देखिए, इसकी भी डायरेक्शन नीचे है सेम। सो माइनस हमारे पास क्या होगा, एम वी कॉस थीटा ही। सो माइनस हमारे पास क्या होगा, एम वी कॉस थीटा ही। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है। सो इसको इधर रखना कि फाइनल मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमारे पास, इन दोनों की डायरेक्शन सेम। देयरफॉर एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा क्या होगा, जीरो। सो मोमेंटम अलोंग वाई जो है दैट इज जीरो। देयरफॉर आप कहोगे टोटल मोमेंटम जो होगा वो होगा यहाँ पे जो एक्स के अलॉन्ग होगा, एंड दैट मोमेंटम जो यहाँ पे होगा, दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2mv साइन थीटा। अब आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हो, अगर आपको याद रखना है डायरेक्टली, कि जब आपको क्या दिया जाए, जब आपको ये एंगल दिया जाए एग्ज़ाम में, जब आपको ऐसे दिया जाए, आप डायरेक्टली ये वाली फार्मूला लगाओगे कि टोटल मोमेंटम होता है 2mv साइन थीटा, या फिर आप इस चीज़ को डिराइव भी कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए दूसरा केस आपको फर्दर क्लियर होगा। अब अगर आपको एंगल कौन सा गिवन है, अब आपको ये वाला एंगल गिवन है, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आपको अगर ये वाला एंगल गिवन है, क्लियर, ये वाला एंगल, सो देखिएगा अगेन हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स यहाँ से निकालेंगे। सो ए कंपोनेंट वेलोसिटी का, दूसरा, अब यहाँ पे अगेन कंपोनेंट्स निकालिए, एक इधर की ओर, दूसरा हमारे पास इधर की ओर। नाउ यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, सो बताइएगा, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, अगर ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। सो बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा वी कॉस थीटा, ये क्या होगा, वी साइन थीटा। अच्छा, फिर यहाँ ऐसे थीटा है इधर की ओर, सो ये कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। क्लियर, ये है इनिशियल कंपोनेंट्स, ये है फाइनल कंपोनेंट्स। क्लियर, ये इनिशियल, ये फाइनल। नाउ अगेन हम लिखेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो लिखिएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स, फिर सेम वे में हम निकालेंगे मोमेंटम अलोंग वाई। सो मोमेंटम अलोंग वाई, बताइए मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो डेल पी एक्स बताइए किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। सो बताइए फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम इस ये है फाइनल कंपोनेंट हमारे पास एक्स के अलोंग। सो इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका मोमेंटम बनेगा एम वी कॉस थीटा माइनस
एंड इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। अच्छा, साथ में मैं डायरेक्शन भी दिखा रहा हूँ, क्लियर, डायरेक्शन भी यहाँ पे भी आपने देखा, इसकी डायरेक्शन क्या थी, इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन नीचे, सो इसकी डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा, माइनस, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस एम वी कॉस थीटा, माइनस एम वी कॉस थीटा। सो देखिए माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस, सो देयरफॉर दिस विल बी ट्वाइस एम वी कॉस थीटा। सो डेल पी एक्स जो होगा इट विल बी ट्वाइस एम वी कॉस थीटा, इस केस में कब, जब आपको ऐसे एंगल दिया जाएगा। फिर मोमेंटम अलोंग वाई बताइए, देखिए ये है फाइनल कंपोनेंट दैट इज वी साइन थीटा, मोमेंटम क्या बनेगा, एम वी साइन थीटा। ये है इनिशियल कंपोनेंट वी साइन थीटा, मोमेंटम बनेगा वी साइन थीटा। सो आप लिखोगे डेल पी वाई क्या होगा, एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, नेट क्या होगा, नेट जीरो होगा वाई के अलोंग। क्लियर, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देयरफॉर टोटल मोमेंटम, देयरफॉर टोटल मोमेंटम क्या होगा, जो एक्स के अलोंग होगा। सो इन शॉर्ट मोमेंटम के केस में आपने याद रखा कि मोमेंटम यहाँ पे जब बॉल को हिट कर रही है, सो टोटल मोमेंटम जो बन रहा है वो एक्स के अलोंग ही बन रहा है। एंड इस केस में कितना निकलेगा, 2mv cos थीटा। अब आप इनको डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब ये चीज़ें जो है ना, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट याद रखना कहाँ पे कौन सा एंगल है। क्लियर, याद रखना कहाँ पे कौन सा एंगल है। सो यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन था, सो एम वी साइन थीटा, यहाँ पे ये एंगल गिवन होगा, सो एम वी कॉस थीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अब कुछ MCQs को हम देख लेते हैं। देखिएगा, पहला MCQ, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो इट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन, सही बात है। इट इज नेचर, वेदर पुश और पुल, जी हाँ। पॉइंट थ्रू विच इट एक्ट्स, जी हाँ। सो ऑल ऑफ दीज। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। फिर व्हेन द फोर्स इन ए फोर्स सिस्टम लाई इन ए सेम प्लेन में होंगे को प्लेनर एंड हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो ये हमारे पास क्या होंगे, को प्लेनर एंड कोलिनियर। कनकरंट फोर्स सिस्टम मीन्स मैनी फोर्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सो यही आंसर रहेगा। Lami's theorem is applicable to, so Lami's theorem, कोप्लेनर एंड कंकरेंट, एनी टाइप ऑफ फोर्स कंकरेंट। तो Lami's theorem आपने देखी, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स। नेक्स्ट, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये बात हो रही है किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। सो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है किसके बराबर, आई इज इक्वल टू एफ डॉट टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी। ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ्स में भी दिखाया था, अगर आपको याद होगा। सो इम्पल्स जो होता है इट इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, जो अभी हमने देखा। सो इसका एरिया माइनस ये एड ये, क्लियर। सो सिंपली आप निकाल सकते हो, क्लियर। सो देखिएगा, पहले ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना होगा, इसका एरिया कितना, ये चीज़ें ऑलरेडी हमने सीखी हैं इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। सो निकालिए इसका एरिया। सो इसका एरिया यहाँ से कितना, ये 2, यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना 6। सो पहले, सो इट विल बी 1/2 ऑफ 2 × 6। इसका एरिया क्या होगा, माइनस यहाँ पे, सो माइनस, सो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। सो आप लिखोगे A1 माइनस A2 प्लस A3, यहाँ पे टोटल इम्पल्स होगा, है ना। आपको याद दिला रहे हैं वापस से। अच्छा, निकालिए इसका इम्पल्स। देखिए यहाँ से वैल्यू क्या है 3 एंड ये वैल्यू क्या है 2। सो देखिए यहाँ से वैल्यू है 3, ये वैल्यू 2। सो दिस विल बी, अरे रब हो जाए यार। सो यहाँ से वैल्यू क्या है, इधर 3, ये वैल्यू 2। क्यों 2, क्योंकि 4 - 2, यहाँ से कितना 3। सो आप लिखोगे दिस इज 3 × 2। अच्छा, इसका निकालिए, रेक्टेंगल आपको दिख रही है। अच्छा, यहाँ से कितना 3 वैल्यू, यहाँ से 8 - 4 होगा 4। सो प्लस 4 × 3 हमारे पास, दिस विल बी 2 और 2 गया। सो दिस विल बी 6 - 3 2 आर 6 प्लस 4 3 आर 12, 6 और 6 गया, ये बचेगा 12। सो 12 न्यूटन सेकंड आपका आंसर होगा, 12 न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, देखिए, ए क्रिकेटर कैच अ बॉल ऑफ मैस 150 ग्राम। सो क्रिकेटर जो है वो बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, जिसका मैस आपको दिया है 150 ग्राम। अच्छा, इन 0.1 सेकंड, टी आपको कितना दिया है, टी आपको 0.1 सेकंड दिया है। विद ए स्पीड, वेलोसिटी आपको दी है 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। देन ही एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ, आपको बताना पड़ेगा कि कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, क्लियर, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। जो 150 ग्राम है इट विल बी इक्वल टू 150 × 10⁻³ किसमें, केजीज में, क्लियर, केजीज में। या फिर ये बनेगा आपका 0.15 के बराबर बनेगा,
नाउ देखिए, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा। क्लियर। सो ग्राम को आपने किस में कन्वर्ट किया, केजी के अंदर। सो आप लिखोगे सिंपली, आपसे क्या कह रहा है, देन ही एक्सपीरियंस फोर्स, आपको फोर्स यहाँ पे निकालना होगा। क्लियर। एंड यू ऑल नो दैट जो इम्पल्स हमारे पास होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम, एंड इम्पल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम बताइए किसके बराबर, एम वी के बराबर। सो फोर्स जो यहाँ पे होगा दैट विल बी एम वी अपॉन टी, क्योंकि आपको एम दिया है, वी दिया है, टी दिया है। सो लिखिए दिस विल बी इक्वल टू एम, आपको कितना दिया गया है 150 इंटू 10⁻³ क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किया किस में, के जी में। अच्छा, इंटू वी आपको कितना दिया गया है 20 डिवाइड बाई टी आपको दिया गया है 0.1। क्लियर, 0.1। यहाँ से देखिएगा 150 इंटू 20 जब आप करोगे, सो 250 4 हो गया 30, ये बनेगा 3000 इंटू 10⁻⁻3, नीचे है 0.1, 0.1 मीनस 10⁻⁻1, सो होगा क्या 10⁻3 एंड 10⁻⁻1, ये क्या बचेगा, दिस विल बी 3000 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना ये बनेगा 10+1, सो 10+1 एंड 10-3 क्या बनेगा 10-2। सो फिर इसका मतलब क्या है, 3000 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 मतलब 100 से डिवाइड करो इसको। 10⁻⁻2 का मतलब है डिवाइड बाई 100, ये जीरो गया, आपके पास 30 आंसर निकलेगा। सो 30 न्यूटन आपका आंसर रहेगा। क्लियर, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नंबर 8, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ इतना आपको गिवन है। क्लियर, किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, देन द मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी। आपको पता है कि फोर्स हमारे पास क्या होता है, एम ए, या फिर एम आपके पास क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, जब भी इस फॉर्म में दिया जाए, बताइए, मैंने आपको अभी बताया ना, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के आपको दिया जाए, फोर्स नेट आपका कितना निकलेगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। सो 6, 8, 10 इनके साथ आपको डील करना है। सो जो टोटल फोर्स है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 6 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड में यहाँ पे पहले आएगा प्लस, फिर -8 का स्क्वायर, फिर हमारे पास +10 का स्क्वायर। वेक्टर्स में भी ये चीज़ आपको सिखाई, डिवाइड बाई आपको एक्सेलरेशन दिया है कितना 1 डिवाइड बाई 1। सो ऊपर देखिए 6 स्क्वायर कितना 36 प्लस यहाँ पे -8 का स्क्वायर क्या बनेगा, वो बनेगा +64, +10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 36 नीचे डिवाइड बाई 1, अब वो नहीं आएगा। अच्छा, 36 + 64, 36 + 64 कितना होगा 100, 100 + 100 होगा 200, सो दिस विल बी 200। अच्छा, √200 को आप ऐसे लिखोगे, आप कैसे, 2 इंटू 100। क्लियर, √2 इंटू 100, 100 √2 में, सॉरी 100 रूट के अंदर वो कितना होता है 10। अच्छा, 2 ऐसे ही रहेगा, सो इट विल बी 10√2। क्यों, क्योंकि 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट होता है 10। सो 100 को मैंने बाहर निकाला एंड मैंने इसको 10 लिखा, सो इट विल बी 10√2। सो 10√2 आपका आंसर होगा। क्लियर, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन इज एंगुलर मोमेंटम, मास, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन हमने क्या देखा, या तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन या तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो यहाँ पे ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए, अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। सो बुलेट का मास स्मॉल एम आपको कितना दिया गया है 200 ग्राम। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 200 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। मतलब क्या होता है 2 इंटू 10⁻³ मतलब डिवाइड बाई 1000, दैट विल बी इक्वल टू, ये 0.2 के बराबर भी निकलेगा kg, ये भी kg में, ये किस में था, ग्राम में। सो ये चीज़ें लिखा करें, ये चीज़ें समझा करें। फिर एट ए स्पीड आप, सो वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी आपको दी है, एट ए वेलोसिटी आप कितना 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए द गन इज ऑफ 1 kg मास, सो कैपिटल एम आपको दिया गया है 1 kg। बाई वट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैक, सो रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपको निकालनी है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी कैपिटल वी आपने देखा, इट विल बी स्मॉल एम इंटू वी डिवाइड बाई कैपिटल एम। सो बताइए स्मॉल एम आपके पास कितना आपने निकाला, वो आपने निकाला 0.2 इंटू स्मॉल वी 5 डिवाइड बाई एम, कैपिटल एम आपका 1। सो 5 इंटू 0.2 कितना होता है 1, सो 1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला,
if the force on a rocket moving with a velocity of 300 मीटर पर सेकंड is 210 न्यूटन, यानी कि थ्रस्ट आपको गिवन है, देन द रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, आंसर देखिए केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड। आपने थ्रस्ट वाली इक्वेशन देखी, आपने क्या देखा, एफ जो आपके पास होता है दैट इज वी डी एम बाई डी टी, ध्यान दीजिए, आपने एफ देखा क्या, वी डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी मैंने बताया था इट इज़ रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, किस में होगा, केजी पर सेकंड में, आपको यही निकालना है, डी एम बाई डी टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट जो है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालना है। सो यूनिट्स की नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको समझ आए इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, आपको डी एम बाई डी टी चाहिए। डी एम मतलब मैस, के जी, टी मतलब सेकंड, सो के जी पर सेकंड मतलब आपको डी एम बाई डी टी चाहिए, निकालिए डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी क्या होगा, वी नीचे आएगा, सो इट विल बी फोर्स अपॉन वेलोसिटी। बताइए फोर्स आपको कितना गिवन है, फोर्स आपको गिवन है 210, अच्छा वेलोसिटी आपको गिवन है 300। सो यहाँ से क्या बनेगा, ये और ये गया, अच्छा इसको क्या करिए, अच्छा इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, हाँ 3 7 4, 3 7 4 21, 3 10 4 हो गया 30, सो इट इज़ 7/10, 7/10 मतलब 0.7 आपका, क्लियर। 7/10 कितना होता है, 0.7, यानी कि 0.7 kg पर सेकंड, kg पर सेकंड आपका आंसर रहेगा, 0.7 kg पर सेकंड। नाउ ये दो क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं, देखिए रिजिड वॉल ऑफ मैस एम, देखिए एंगल कौन सा गिवन है, ये वाला एंगल, सो ये वाला एंगल, अच्छा वैल्यू ऑफ इम्पल्स आपको निकालना है, एंगल कौन सा गिवन है, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, सो मतलब यहाँ पे इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो बताइए चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल आपको गिवन है, सो ऊपर आइए, ऊपर आइए, देखिएगा कौन सा केस है, ये वाला केस है। सो इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2/mv cos थीटा। सो लास्ट पे ये नहीं बताना कि ये कहाँ से आया, सो इट इज़ 2/mv cos थीटा। अब देखिए गिवन क्या क्या है, रिजिड बॉल ऑफ मैस एम, मैस आपको एम ही दिया है, सो इट विल बी 2 × m, अच्छा रिजिड, अच्छा एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, अच्छा एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, दी वैल्यू ऑफ इम्पल्स इंपॉर्टेंट, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, सो इट विल बी 2/mv, ये बोल रहे हैं कि v में कोई लॉस नहीं है, सो इट इज़ एट एज इट इज़। फिर यहाँ पे cos 60 का वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, डालना होगा। cos 60 कितना होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2, सो इट विल बी 2 × m × v × 1/2, यहाँ से 1/2 मतलब 2 और 2 कटा, सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा mv, सो mv आपका आंसर रहेगा, क्लियर। नाउ ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एंगल ये वाला दिया है, क्लियर। अच्छा द इम्पैक्ट टाइम वॉच, ध्यान से देखिए, एब बॉडी ऑफ मैस 3 kg, मैस 3 kg बॉडी, बॉल आ रही है, हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल इस बार ये दिया है। सो बताइए चेंज इन मोमेंटम पहले क्या होगा, आप बताइए, क्योंकि एंगल आपको ये दिया है, फिर हम बाद की चीज़ें देखेंगे। बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इस बार ये वाला एंगल दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल है ना। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv sin थीटा। सो इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी 2mv sin थीटा, ये तो आपको क्लियर हुआ। अच्छा फिर देखिए, दी बॉडी ऑफ मैस 3 kg हिट्स, पहले हिट्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिटर्न एट दी सेम एंगल, फिर सेम एंगल पे रिटर्न कर रही है। फिर क्या बोल रहे हैं, द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकंड, यानी कि 0.2 सेकंड के लिए ये वॉल के साथ इम्पैक्ट में रही। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी वॉल इज, सो आपको फोर्स निकालना है, टाइम फोर्स आपको निकालना है, टाइम आपको गिवन है एंड साथ में आपको मैस गिवन है एंड आप, अच्छा वेलोसिटी भी यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, इट इज़ वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको गिवन है। सो वेलोसिटी भी आपको गिवन है। सो पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है इम्पल्स, सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फिर हम इजीली फोर्स भी निकाल पाएंगे, क्लियर, क्योंकि इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू टाइम, मतलब फोर्स हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स अपॉन टाइम। सो देखिएगा इम्पल्स निकालिए या फिर चेंज इन मोमेंटम, आपके पास क्या है 2m, आपको कितना गिवन है 3 kg, वेलोसिटी आपको कितना गिवन है 10, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी आपको 10 × साइन एंगल कितना 60 डिग्री। बताइए साइन 60 हमारे पास कितना होता है, √3/2, सो दिस विल बी 2 × 3 × 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2 हमारे पास। सो 2 और 2 यहाँ से कटा, सो 3 × 10 = 30 × √3,
सो दिस विल बी 30√3। ये आपका क्या निकला, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स। अब आपको टाइम गिवन है, आपको क्या निकालना है, फोर्स। सो आपको पता है इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, या फिर फोर्स जो होगा दैट विल बी इम्पल्स बाय टाइम। सो निकालिए अब फोर्स किसके बराबर, इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स आपका 30√3 डिवाइड बाय टाइम आपको कितना दिया गया है, 0.2। टाइम आपको कितना दिया गया है, 0.2। अच्छा 0.2 मतलब दिस इज 30√3। 0.2 मतलब 10 इंटू 10⁻⁻1। सो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 15। 15√3 डिवाइड बाई 10⁻1। 10⁻1, 10⁻1 जब ऊपर जाएगा ये बनेगा +1, यानी कि ये मल्टीपल होगा। सो ये मल्टीपल होगा किसके साथ, ये मल्टीपल होगा 15 के साथ। सो 15 इंटू 10 कितना होगा, 150। सो दिस विल बी 150√3। सो 150√3 आपका आंसर होगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू दी न्यूमेरिकल्स। ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। सो ये आइडिया आपको होना चाहिए। सो आई होप जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिखाए ये आपके बोर्ड के लिए भी सफिशेंट है। इसी टाइप से आपके बोर्ड में भी आते हैं, एंड ये मैंने आपको नीट के ही क्वेश्चंस कराए, एंड ये है इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स इस यूनिट से पूछे जाते हैं फोर्स एंड इम्पल्स के ऊपर, ये चीज़ याद रखना। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।